व्याकरण के प्रसंग में सबसे आधारभूत कक्षा की ओर हम बढ़ रहे हैं। व्याकरण में प्रवेश से पहले आपको जो मौलिक आवश्यकता है वो माहेश्वर सूत्रों की है, क्योंकि व्याकरण के इतिहास में जैसे आपने देखा कि माहेश्वरी परंपरा में भगवान शंकर के डमरू वादन को सुनकर के पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र लिखे और उन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही पूरी की पूरी व्याकरण की जो प्रक्रिया है वो व्याकरण की प्रक्रिया चली है। जितने भी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं वो पारिभाषिक शब्दावलियां माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से प्रारंभ होती हैं। इसलिए आज हम जो कक्षा ले रहे हैं वो माहेश्वर सूत्रों की प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम आए माहेश्वर सूत्र का जो नामकरण है उसकी ओर। भगवान शंकर के डमरू वादन से उत्पन्न होने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, या इन्हीं का दूसरा नाम शिव सूत्र जाल भी है। भगवान शंकर का डमरू वादन इनकी उत्पत्ति का मूल स्रोत था, प्रारंभिक स्रोत था, आदिम स्रोत था, इसलिए इनको शिव सूत्र जाल कहा जाता है। और यद्यपि इनकी रचना करने का कार्य इनके जो रचयिता थे वो पाणिनि थे, लिखने का काम पाणिनि ने किया। जैसे कि विगत कक्षा में हम बता रहे थे भगवान शंकर की आराधना की पाणिनि ने, और पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने डमरू वादन किया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम, 9 बार और 5 बार, मतलब 2 टुकड़े में, एक बार 9 बार बजाया, एक बार 5 बार, कुल मिलाकर के यहां पर 14 बार डमरू वादन किया है। और उसको सुनकर के पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र बनाए हैं। इन सभी सूत्रों के माध्यम से संस्कृत की वर्णमाला का ज्ञान होता है, इसलिए इनको वर्ण समाम्नाय, वर्ण का तात्पर्य अक्षर से भी है, अक्षरों का ज्ञान होता है, इसलिए इनको अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। समाम्नाय का एक तात्पर्य वेद है, तो हम इन सभी को वर्ण वेद या फिर अक्षर वेद भी कह सकते हैं। वर्ण वेद कह दो चाहे अक्षर वेद कह दो। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से है, तो वास्तव में संस्कृत के अंदर प्रवेश से पहले ये एक तरह से जैसे हम किसी भाषा में उसकी वर्णमाला का ज्ञान अवश्य तौर पर देखते हैं सबसे पहले, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में जो वर्णमाला का ज्ञान देने का प्रसंग है उसी को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जो कि कुल मिलाकर के 14 हैं। इन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पूरी की पूरी व्याकरण में जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों के अंदर आने वाले पारिभाषिक शब्दावली विशेष तौर पर जो प्रत्याहार इत्यादि हैं, प्रत्याहार इत्यादि का ज्ञान होता है, इसलिए इन्हीं सभी सूत्रों को हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार क्या है इसकी अभी हम परिभाषा रखेंगे। दैनिक जीवन में भी हम प्रत्याहार का काफी प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिए कोई रोडवेज बस है जिसके ऊपर लिखा हुआ था जयपुर दिल्ली, तो वास्तव में वो भी प्रत्याहार है। उस जयपुर दिल्ली का मतलब यह हुआ जयपुर से लेकर के दिल्ली तक, जयपुर से लेकर दिल्ली तक, एक से प्रारंभ करके दूसरे तक का ग्रहण वहां पर हो रहा है। अब एक सवारी जो जयपुर से बैठना चाह रही है और उसको बहरोड उतरना था, जो कि जयपुर और दिल्ली के बीच में स्थित है, यद्यपि उस बस के ऊपर बहरोड लिखा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस बस के अंदर बैठ गया, क्योंकि वो जो जयपुर दिल्ली लिखा हुआ है उसका तात्पर्य है जयपुर से प्रारंभ होकर के दिल्ली तक। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास यहां पर अनेक प्रत्याहार, जैसे प्रसिद्ध प्रत्याहार, जैसे मान लो स्वरों को अच कहा जाता है ना, तो अच का तात्पर्य क्या हुआ, ऐसे लेकर च तक, जैसे जयपुर दिल्ली, उसी प्रकार से ऐसे लेकर के च तक। अब बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनका ग्रहण यहां पर होगा। उन सभी का ज्ञान इन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही होता है। मतलब यह हुआ माहेश्वर सूत्रों का
आपको सामान्य ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण आएंगे। सामान्य तौर पर हमें शंका होती है कि यण संधि का नाम यण संधि क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर काम के रूप में यवरलय होते हैं और वहां पे यवरलय के लिए प्रत्याहार यण प्रत्याहार आता है। तीसरे वर्ण आदेश वाली संधि को जस्त्व संधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जस के अंदर तीसरे वर्ण जय बै गड द ये शामिल होंगे। तो इन सब का ज्ञान देने के लिए माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान आपको अनिवार्य तौर पर करना होगा। और ये व्याकरण के लिए सबसे मौलिक कक्षा है, इसमें आपको प्रत्याहार बनाने का तरीका आ जाना चाहिए। यदि आपको माहेश्वर सूत्रों का सामान्य ज्ञान नहीं हो, जब तक आपको याद नहीं होते तब तक आप इनको देख करके प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को रख सकते हैं। यदि आपको माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान नहीं हो तो आप उस रोडवेज के वही कंडक्टर हो जाएंगे जिसको पहले दिन ऐसे रूट के ऊपर लगाया गया जिसमें वो कभी नहीं गया। उसको ये पता नहीं कि कौन से स्टेशन के बाद कौन सा स्टेशन आएगा और उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन का किराया कितना है। उसको अपनी नौकरी करने के लिए एक साथ में लिस्ट दी जाएगी जिसमें यह लिखा हुआ होगा यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का किराया यह है, यहां से यहां तक का किराया यह है। तो आज प्रत्याहार के दौरान रोडवेज के जो विभिन्न रूपक हैं वो आपको समझने के दृष्टिकोण से याद रखने होंगे। जैसे रोडवेज में एक कॉन्सेप्ट होता है कि रोडवेज के अंदर यदि सीट खाली है तो सवारी बैठा तो वो कहीं से भी लेंगे, चाहे रास्ते में कहीं पर भी रुकवा लो, सीट खाली है तो बैठा लेंगे, लेकिन आपको उतारेंगे वहीं पर जहां पर उनका स्टेशन है। आप 1 किलोमीटर पहले के लिए बोल दो ना कि यहां उतार दो तो वो नहीं उतारेंगे, क्या कहेंगे, स्टेशन के ऊपर उतरना। ठीक कॉन्सेप्ट यहां पे प्रत्याहार में भी वो लागू होगा। कैसे कैसे सुनिए, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों के ज्ञान को बहुत आपको महत्वपूर्ण तौर पर देखना है। भगवान शंकर की आराधना का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, महत्वपूर्ण साधना, क्योंकि ऐसा मंत्र है जो भगवान शंकर ने स्वयं उत्पन्न किया है। बाकी मंत्र, कोई भी श्लोक, कोई भी स्तुति तो बाद में और किसी ने लिखी होंगी, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है, ऐसा स्तुति ग्रंथ है जो कि भगवान शंकर के डमरू वादन से स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो इससे बड़ा कोई स्रोत वहां पर भगवान शंकर की आराधना का नहीं होगा। इसलिए मैं भी यहां पर क्रमशः लिख रहा हूं, आपको भी क्रमशः साथ में लिखना है। टॉपिक डाल लीजिएगा माहेश्वर सूत्र, ऊपर टॉपिक डाल लीजिएगा माहेश्वर सूत्र। एक बार हम 14 के 14 माहेश्वर सूत्रों को लिखेंगे, फिर क्रमशः इनके बारे में जो विस्तार से बातें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। मैं यहां पे 2-3 पंक्तियों में लिखूंगा, एक पंक्ति में 2-2 3-3 सूत्र लिखूंगा। आपको प्रत्येक पंक्ति में एक एक सूत्र लिखना है और एक एक वर्ण को अलग अलग करते हुए लिखना है। जैसे पहला सूत्र है ए ई उ ण, ए ई उ ण, नंबर 1। अब आपको लाइन चेंज करके लिखना है, दूसरी लाइन में दूसरा सूत्र, तीसरी लाइन में तीसरा सूत्र, इस तरह से ए ई उ ण। दूसरा है री ली क, तीसरा है ए ओ ंग, चौथा है ऐ औ च। जहां पे हलंत लिख रहा हूं आपको भी हलंत लिखना है, ए ई ऊण, री ऋक, ए ओंग, ए ओंग, ऐ औ च। नंबर 5 है य व र ट। नंबर 6 ल ण। नंबर 7 य म ङ ण न म। य म ङ ण न म। छठे सूत्र लण में ल के ऊपर
चंद्रबिंदी का चिन्ह भी लगाना है। नंबर 8 झ भ य। नंबर 9 घ ढ ध श। नंबर 10 ज ब ग ड़ द श। नंबर 11 ख फ छ ठ थ च ट त व। नंबर 12 है क प य। नंबर 13 श स स र। और नंबर 14 है ह ल। ये 14 पंक्तियों के अंदर आपको 14 के 14 माहेश्वर सूत्र सबसे पहले लिखने हैं। ये संस्कृत की बेसिक वर्णमाला है, सबसे प्रामाणिक वर्णमाला है। इसी के माध्यम से पूरा का पूरा जो विज्ञान है वो चलेगा और ज्यादा कठिन भी नहीं है। 5-7 बार यदि इसको पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और इसके पीछे का जो विज्ञान है उसको भी हम अभी देख लेते हैं। देखिए, आप विभिन्न परीक्षाओं के अंदर संस्कृत की वर्णमालाओं को लेकर के प्रश्न आता है और उसका जो क्रम है उस क्रम को डिसाइड करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आपने देखा होगा जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें क्रमशः ए आई ओ औ ऐसा आता है, जबकि यहां क्या है ए ओ आई औ। एक क्रम तो ये चेंज हो गया। दूसरा य व र ल। हिंदी की वर्णमाला में जो अंतस्थ वर्ण है उनका क्रम क्या है य र ल व। और यहां पे क्रम क्या है य व र ल। ठीक है। और बाकी स में तो वही क्रम है जो कि हिंदी के अंदर भी यही है, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से। अब सुनो, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम जो वर्ण है ये इत संज्ञक है। एक नया शब्द आ गया आपके पास, इत संज्ञक। क्या है इत संज्ञक? आज अब इसके लॉजिक की भी चर्चा करेंगे। इत संज्ञक वर्ण कोई चिन्ह के रूप में होते हैं जो किसी काम को बताने वाले हैं। इसी प्रकार से सभी सूत्रों के अंदर जो अंत में हलंत वर्ण है वो इत संज्ञक है, अर्थात उसकी काउंटिंग वर्णमाला में नहीं होगी। ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए काम में आएंगे। अब आप देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से वर्णों को रखा है। स्टार्टिंग के 4 सूत्र ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये सभी क्या है स्वर हैं। स्टार्टिंग के 4 सूत्रों के माध्यम से स्वर की बात रखी गई। फिर देखो है यहां पर भी है और है यहां पर भी है, मतलब जो है वर्ण है इसको 2 बार पढ़ा गया है माहेश्वर सूत्रों में, बाकी और किसी भी वर्ण को 2 बार नहीं पढ़ा गया। य व र ल इनको हम क्या कहते हैं अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अभी आगे परिभाषा आएगी। इसके बाद में स्वरों के बाद में किसको रखा गया य व र ल। अब देखो य मैं न न, अब इसका शुद्ध उच्चारण स्टार्ट कर लीजिएगा। सभी अणे खाली नहीं है, ण तो केवल ये है टवर्ग वाला, इसको हम ग की ध्वनि लेकिन नाक में ग। और ये जो य है वो य की सी ध्वनि लेकिन नाक में नासिका के माध्यम से य। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा य, और इसका शुद्ध उच्चारण क्या है ंग। आपके जो वर्णमाला है जिसमें
कै कबूतर इत्यादि आपने पढ़े होंगे, जैसे कै, ख, ग, घ, ङ, ऐसे ही चै, छ, टै, ठ, तै, थ, पै, फ, ये 5 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5, पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। अब आगे पूरी व्याकरण के दौरान यदि मैं 1 कहूं तो मतलब सभी वर्गों का पहला पहला, 2 कहूं तो सभी वर्गों का दूसरा, 3 कहने का मतलब सभी वर्गों का, ये 5 वर्ग है ना, इसमें से 4 कहूं तो सभी का चौथा और 5 कहूं तो सभी का पांचवा। देखो इधर य, मैं, न, न, ये पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण हैं। तो इसके बाद अंतस्थों के बाद किसको रखा गया? पांचवें वर्ण को रखा गया। फिर देखो इधर झ, भ, घ, ढ, ध, ये पांचों वर्गों के चौथे वर्ण हैं। तो पांचवें वर्ण के बाद में चौथे वर्ण रखे गए। ज, ब, ग, ड़, द, ये पांचों वर्गों के तीसरे वर्ण है ना, ये चवर्ग का तीसरा, ये पवर्ग का तीसरा, ये कवर्ग का तीसरा, ये टवर्ग का तीसरा और ये तवर्ग का तीसरा। जो आपके जो 25 वर्ण हैं, 25 वर्णों में तीसरे। फिर देखो ख, फ, छ, ठ, थ, ये कौन से वर्ण हैं? दूसरे। और च, ट, त, क, प, ये कौन से हैं? पहले। कितने मनोवैज्ञानिक तरीके से रखे हैं, पहले पांचवें वर्ण, फिर चौथे वर्ण, फिर तीसरे वर्ण, फिर दूसरे और अंत में पहले। और स है, जिनको हम क्या कहेंगे? ऊष्म वर्ण। तो माहेश्वर सूत्रों में वर्णों का जो विधान किया गया वो इस सीरियल से किया गया है। अब जिसको माहेश्वर सूत्र याद भी नहीं हो वो भी पहचान सकता है कि सबसे पहले स्वर आएंगे, स्वर के बाद में अंतस्थ 5 4 3 2 1 और अंत में कौन से वर्ण आए? ऊष्म वर्ण आए हैं। तो इसमें इतना कोई रटने की विशेष बात भी यहां पर नहीं थी। वर्णों को इसी सीरियल में रखा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इन वर्णों का क्रम क्या होगा, तो उस क्रम को लेकर के जो पाणिनि के माहेश्वर सूत्र हैं वो महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं का जो सीरियल है वो विशेष तौर पर आपको याद रखना होगा। एक तो सबसे बड़ी शंका होती है यम गणना को लेकर के, तो यहां पर आपको शंका नहीं रखनी, इसको आप याद रखेंगे, बाकी में याद करने में दिक्कत नहीं होती। एक दिक्कत होती है यहां पर छ, ठ, थ, क्योंकि इनकी ध्वनि एक जैसी है, तो कभी थ पहले आ जाए, कभी ठ पहले आ जाए, तो इसका उपाय आगे वाले हैं। चटतऊ तो आपको याद रहेगा, चटतऊ याद रहा तो इसी तीनों का सीरियल भी इन्हीं तीनों का सीरियल है। जैसे चटतऊ के अंदर च पहला है तो च के अकॉर्डिंग दूसरा पहले आया, ट के अकॉर्डिंग दूसरा उसके बाद आया और त के अकॉर्डिंग दूसरा उसके बाद आया। तो मतलब ये दूसरे उसी का पहला। यदि आपको चटतऊ याद रह गया तो इन तीनों में जो शंका है उसको भी आप दूर कर सकते हैं कि छ, ठ, थ में पहले कौन आएगा, इसको लेकर के। अब इनका जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य प्रत्याहार बनाना है, उसकी प्रक्रिया को हम रखेंगे। पहले कुछ इससे संबंधित जो फैक्चुअल बातें हैं स्टार डाल करके क्रमशः विगत कक्षा की तरह एक टॉपिक वाइज, जैसे एक नंबर 1 ऐसे नंबर मत डालना, बस स्टार डाल करके या डॉट डाल करके या डैश डाल करके आप लिखते रहें क्रमशः। देखो इन सभी 14 सूत्रों की उत्पत्ति, इन सभी 14 सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू वादन से हुई है। अतः इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र, अतः इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है।
ठीक है, इनका नाम क्या हो गया? माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र जाल। नेक्स्ट लाइन से, भगवान शंकर के डमरू वादन को सुनकर, भगवान शंकर के डमरू वादन को सुनकर, भगवान शंकर के डमरू वादन को सुनकर इन सूत्रों को लिखने का कार्य, इन सूत्रों को लिखने का कार्य, लिखने का कार्य पाणिनि, पाणिनि के अंदर दोनों ई छोटे हैं, पाणिनि, पाणिनि ने किया है। मतलब क्या हुआ? इनके रचयिता कौन हुए? पाणिनि हो गए। इनकी रचना का काम किसने किया है? पाणिनि ने। नेक्स्ट लाइन से, इन सूत्रों के माध्यम से, इन सूत्रों के माध्यम से संस्कृत की, संस्कृत की वर्णमाला का, संस्कृत की वर्णमाला का ज्ञान होता है, संस्कृत की वर्णमाला का ज्ञान होता है। अतः इन सूत्रों को, इन सूत्रों को, इन सूत्रों को वर्ण समामनाय, क्या कहेंगे? वर्ण समामनाय ओब्लिक वर्ण वेद। समामनाय का मतलब क्या होता है? वेद। वर्ण समामनाय ओब्लिक वर्ण वेद ओब्लिक अक्षर समामनाय। समामनाय शब्द को इधर भी लिख देता हूं मैं दोबारा से, समामनाय। समामनाय का मतलब क्या होता है? वेद। वर्ण समामनाय ओब्लिक वर्ण वेद ओब्लिक अक्षर समामनाय, अक्षर समामनाय। अक्षर समामनाय ओब्लिक अक्षर वेद कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है लिखना, चंद्रबिंदी मत लगा देना, नहीं तो अर्थ चेंज हो जाएगा। कहा जाता है, कहा जाता है और कहा जाता है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट इनसे देखो, समामनाय का मतलब क्या हुआ? वेद। नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, समामनाय बराबर वेद। समामनाय इसमें ब्रैकेट बना लीजिएगा यहीं पर। समामनाय का तात्पर्य क्या है? वेद से है। समामनाय बराबर वेद। तो हमने जो वर्ण कह दो चाहे अक्षर कह दो, वर्ण का ज्ञान देने वाला है, इसलिए इनको वर्ण समामनाय कह दो, वर्ण वेद कह दो, अक्षर समामनाय कह दो, अक्षर वेद कह दो, बराबर बात है। ठीक है, नेक्स्ट, इनके माध्यम से किसका ज्ञान होगा? प्रत्याहारों का ज्ञान होगा। इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे? प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट ऐसे, इन माहेश्वर सूत्रों का, इन माहेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य, इन माहेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य प्रत्याहार बनाना है। प्रत्याहार, प्रत्याहार बनाना है। अतः इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अतः इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो इनके नामकरण को लेकर के आ गया। अब आते हैं, भगवान शंकर ने जो डमरू वादन किया था वो दो टुकड़ों में किया, एक बार 9 बार और एक बार 5 बार। देखो, भगवान शंकर ने, भगवान शंकर ने यह डमरू वादन, भगवान शंकर ने यह डमरू वादन, भगवान शंकर ने यह डमरू वादन 2 खंडों में किया है। भगवान शंकर ने
यह डमरू वादन 2 खंडों में किया है, डैश लगा करके। एक बार 9 सूत्र प्लस एक बार 5 सूत्र, एक बार 9 सूत्र प्लस एक बार 5 सूत्र, मतलब 2 खंडों में उन्होंने डमरू वादन किया। एक बार स्टार्टिंग के 9 सूत्रों का निर्माण हुआ और एक बार 5। ठीक है, अब इनमें से स्टार्टिंग के जो 4 सूत्र हैं वो स्वरों से संबंधित हैं। 5वें से लेकर के 14 नंबर अर्थात 10 सूत्र किससे संबंधित हैं? व्यंजनों से। स्टार्टिंग में स्वर और बाकी सारे किससे संबंधित हैं? व्यंजनों में। नेक्स्ट लाइन से, इन 14 सूत्रों में, इन 14 सूत्रों में प्रारंभिक 4 सूत्र, प्रारंभिक 4 सूत्र स्वरों से संबंधित हैं, स्वरों से संबंधित हैं, जबकि अंतिम 10 सूत्र, अंतिम 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित हैं, व्यंजनों से संबंधित हैं। स्टार्टिंग के 4 में तो स्वर और लास्ट के 10 के अंदर व्यंजनों का पाठ यहां पर किया गया है। नेक्स्ट लाइन से, अब इसमें जो क्रम रखा गया है, सबसे पहले क्या रखा गया? स्वर, फिर बाद में अंतस्थ, फिर 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, जो 5 वर्गों में बताया आपको 1 2 3 4 5, और अंत में कौन से रखे गए? ऊष्म वर्ण। नेक्स्ट लाइन से, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की उत्पत्ति का क्रम, वर्णों की उत्पत्ति का क्रम, उत्पत्ति का क्रम लिख करके डैश लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट लाइन में ये लिख लो सेम ऐसे कैसे, आगे तीर लगा सकते हैं, स्वर से तीर, फिर अंतस्थ, अंतस्थ के बाद में 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और अंत में क्या आगे? ऊष्म। सीरियल ये रखा गया है, सबसे पहले स्वर आए, स्वर के बाद में अंतस्थ, अंतस्थ के बाद में 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और अंत में कौन से वर्ण आ गए? ऊष्म वर्ण। 5 4 3 2 1 क्रमशः वर्णों का सीरियल ये हो गया, और अंत में कौन से आ गए? ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो ये कुछ इसकी सामान्य बातें थी। सबसे पहले हमने इसका जो सामान्य सा प्रसंग था उसको रखा। अब आते हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो प्रत्याहार बनाना है, उसको लेकर के। अभी मैंने आपको यह बताया, इन 14 के 14 माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो अंतिम वर्ण है वो अंतिम वर्ण इत्संज्ञक वर्ण है। इत्संज्ञक वर्ण का तात्पर्य है इनको चिन्ह के रूप में रखा गया है, इनकी काउंटिंग नहीं होगी, ये काम के नहीं है। अभी हम इत्संज्ञा के विज्ञान की भी चर्चा करेंगे। आप ये समझ लीजिएगा, अभी ये वर्णमाला में कभी काउंट नहीं होंगे, इनका तो कोई काम बताना ही उद्देश्य है। इसलिए आपने देखा सभी 14 के 14 सूत्रों में हमने अंतिम जो वर्ण था उसको क्रॉस कर लिया है, मतलब 14 वर्ण इत्संज्ञक हो गए। लेकिन आप देखो, ये है, यह, वह इत्यादि व्यंजन हैं। अब देखो, ए ई उ रिल री ए ओ आई औ, ये तो ओरिजिनल हैं। अब ये जो है, यह, वह इत्यादि है ना, इनके अंदर, है के अंदर वास्तव में 2 वर्ण हैं, है और ए। अब संस्कृत में आप क्लियर रख लीजिएगा, यदि है में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 2 वर्ण हो गए, है भी शामिल है और ए भी शामिल है। कोई भी प्रसंग आए, स्वर अलग से काउंट होगा, व्यंजन अलग से काउंट होगा। हम कई बार इसको आधा है कह देते हैं। जैसे मान लो कोई भी प्रसंग आ गया, जैसे कै लिख रहे थे तो कै में आपने क्या कर दिया? कै और ए, ये हुआ ना। लेकिन हम इसकी परिभाषा गलत दे देते हैं कि इसको हम आधा कै कहेंगे। कोई भी वर्ण हो, वर्ण कभी आधा नहीं होता।
क्यों नहीं होता? वर्ण का नाम ही क्या है? अक्षर। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? न क्षरति, जो कटता नहीं है, पिटता नहीं है, टूटता नहीं है, और आपने उसको आधा कर दिया। आधा कभी कोई भी अक्षर नहीं होगा। कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन मौलिक तौर पर हलंती होता है। व्यंजन हमेशा हलंत होगा। तो इसको हम यदि है के अंदर वर्णों की काउंटिंग करें तो दो वर्ण हो गए, एक तो है और एक ए। लेकिन एक समस्या है, स्वर को बोलते समय तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन व्यंजन वर्ण परतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, अपने आप बोल सकते हो ए ई उ री ली इत्यादि। लेकिन व्यंजन वर्णों की एक समस्या है, हमारी जिह्वा, हमारी जीभ दो तीन व्यंजनों से ज्यादा एक साथ नहीं बोल सकती। आपको स्वर का आश्रय लेना ही पड़ेगा। मतलब ये जितने भी है, यह वह र इत्यादि है ना, वास्तव में है तो ओरिजिनली हलंत। इनके अंदर जो ए आया है ना, ए, वो ए केवल उच्चारण के लिए है। अन्यथा दिक्कत हो जाती कि इनका बोल कैसे पाते। हम है यह बोल देते, लेकिन वह में दिक्कत आती। फिर इधर भी यह बोल देते, मैंगैना में दिक्कत आती। एक बोल सकते हैं, अधिकतम दो बोल सकते हैं, अधिकतम तीन बोल सकते हैं। आपको स्वर के आश्रय की आवश्यकता ही पड़ेगी। मतलब यह हुआ है यह वह इत्यादि में जो ए है वो केवल उच्चारण के लिए है। अब आपसे यदि कोई पूछे कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आप यह वह रैल ये सीधा लिख देंगे ना, तो एक गलती हो गई। इन सब में ए भी तो आ गया, तो क्या ए अंतस्थ थोड़े ही है? अंतस्थ नहीं है। तो जब कभी बात आएगी अंतस्थ वर्णों की, तो आप क्या बताएंगे? य वै रैल हलंत वाले, वही क्या कहलाएंगे? अंतस्थ कहलाएंगे। ऐसे मान लो आपसे व्यंजन पूछा जाए, व्यंजन आपने कै ख गै घ लिख दिया, और यदि आपने पूरा कै लिख दिया तो इसका मतलब उसमें ए भी चला गया। तो व्यंजनों में ए थोड़ा ही है, ए केवल वहां पे उच्चारण के लिए है। लेकिन आपने सभी सूत्रों में देखा, सब में सीधे तौर पर था, लेकिन छठा सूत्र है ना, लण, इसके अंदर आपने क्या किया? ल तो है ही है, साथ में ए को अनुनासिक कर दिया और आगे न भी है, और बाकी कहीं पर भी ए को अनुनासिक नहीं किया। इसका उद्देश्य यह है कि ए की भी यहां पर इत संज्ञा हो जाती है, वो भी चिन्ह के रूप में ही है। कोई काम को बताने के लिए उसको अलग से यहां पर रखा गया है। मतलब यह हुआ कुल मिलाकर के 15 वर्ण हो गए, जो कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक हो गए। 14 के 14 सूत्रों में एक एक तो वो हो गया और एक ए हो गया। कुल मिलाकर के 15 वर्ण इत संज्ञक यहां पर हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हलंत वर्ण की, अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा अभी मैं बताऊंगा, ये चिन्ह के रूप में है। इत संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट लाइन से, है यह वह, पूरा लिखना, है यह वह, है पूरा, यह पूरा, वह पूरा, है यह वह आदि में, है यह वह आदि, सारे व्यंजन आगे, है यह वह आदि में स्थित, आदि में स्थित। देखो एक बार, संस्कृत में जब भी कोई वर्ण को लिखा जाए, वर्ण को लिखते समय जैसे आपने ए बोला या फिर आपने है बोला, कोई भी स्वर हो चाहे कोई भी व्यंजन हो, उसके आगे कार लगा सकते हो। मतलब अकार बोलने का मतलब क्या हुआ? ए वर्ण। और हकार बोलने का मतलब क्या हुआ? है वर्ण। तो कार किसी भी वर्ण के आगे लगा सकते हो, बस केवल एक रै वर्ण ऐसा है, रै के आगे कार नहीं आएगा, रै के आगे इफ आ जाएगा और रूप बनेगा रेफ। बाकी सभी वर्णों के आगे कार लगाएंगे। मैं बार बार आपको ये बोलूं अकार इकार, तो इसका मतलब समझ जाना, अकार का मतलब ए वर्ण, इकार का मतलब ई वर्ण। ऐसे ही मान लो इसको क्या बोलेंगे? झकार, इसको भकार, खकार, फकार, लकार, मकार, कोई भी वर्ण हो उसके आगे आप कार प्रत्यय लगा सकते हैं और कार लगा करके उसको हम बोल सकते हैं।
है यह वह आदि में स्थित, आदि में स्थित आकार, क्या लिखेंगे, आकार, ए, आकार, ब्रैकेट में एक बार स्पष्ट कर लीजिएगा, आकार का मतलब क्या हुआ, अवर्ण। है यह वह आदि में स्थित आकार केवल उच्चारण के लिए है, केवल उच्चारण के लिए है, केवल उच्चारण के लिए है, लेकिन छठे सूत्र, छठे 6 नंबर का जो सूत्र है, षष्ठ, छठे सूत्र कौन सा सूत्र है बताओ, लण, लण लिख करके लय में ए को अनुनासिक कर लीजिएगा। छठे सूत्र लण में, छठे सूत्र लण में, अब ब्रैकेट बनाओ दोबारा से, और ब्रैकेट बना करके ऐसे अलग अलग कर लो, लय को हलंत कर लो, ए को अनुनासिक कर लो, और नय को हलंत कर लो, ठीक है। अब यहां पे ए को भी क्रॉस कर लीजिएगा, नय को भी क्रॉस कर लो, हल्का क्रॉस, केवल लेकिन छठे सूत्र लण में ए की भी, जो ए है ना, ए की भी इत संज्ञा होती है, ए की भी इत संज्ञा होती है। मतलब क्या हुआ, 14 तो व्यंजन हो गए, सब में देखो ण, क, ग, च, ट, ण, म, सब में व्यंजन था, और एक क्या हो गया, स्वर। कुल मिलाकर के 15 वर्ण इत संज्ञक हो जाते हैं। तो जो माहेश्वर सूत्र आपने लिखे उनमें सबके अंदर लास्ट में जो व्यंजन वर्ण है उसको हल्का क्रॉस कर लीजिएगा, हल्के से हाथ से, ताकि आपको ध्यान रहे कि वो इत संज्ञक हैं। हल्के हाथ से सब में लास्ट वाला, ताकि ध्यान रहे कि इसकी इत संज्ञा हो गई है, उनकी वर्णों में कहीं पर भी काउंटिंग नहीं होगी, वो इत संज्ञक वर्ण है लास्ट वाले वर्ण की, ठीक है। अब कंटिन्यू लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, इस तरह स्पष्ट है कि, इस तरह स्पष्ट है कि, इस तरह स्पष्ट है कि माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में कुल, माहेश्वर सूत्रों में कुल 15 वर्ण इत संज्ञक हैं, इत संज्ञक हैं, कुल 15 वर्ण इत संज्ञक हैं, कुल 15 वर्ण इत संज्ञक हैं। और ब्रैकेट में कर लीजिएगा 14 व्यंजन प्लस 1 स्वर, 14 व्यंजन प्लस 1 स्वर, ठीक है। तो ये सामान्य जो इनका परिचय था उस परिचय की हमने बात की, लेकिन जैसे मैंने बताया इन सभी माहेश्वर सूत्रों का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्रत्याहार बनाना है। जैसे कि दैनिक जीवन में अभी आपको मैंने जयपुर दिल्ली का उदाहरण दिया, तो जयपुर दिल्ली भी एक प्रत्याहार है। आप कल्पना करो वो गाड़ी जयपुर से दिल्ली के बीच में 20 जगह रुक रही है, यदि 20 के 20 स्टेशन के नाम बस के ऊपर लिखे जाते तो आगे का ग्लास तो उसका पूरा स्टेशन के नाम से ही भर जाता, तो सामने वाले ड्राइवर को तो दिख ही नहीं पाता कुछ, क्योंकि पूरे स्टेशन के नाम आ जाते। लेकिन केवल जयपुर दिल्ली लिखने से ही पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। मतलब ये हुआ वो भी एक प्रत्याहार है। और मैं आपको कल जो लॉजिक बता रहा था, गत कक्षा में मैंने आपको ये बताया था ना, इंद्र ने कुल मिलाकर के 1 लाख नियम लिखे थे, उन 1 लाख नियमों को पाणिनि ने केवल 4000 सूत्रों में समाहित किया। इसका एक लॉजिक तो मैंने कल बताया था, उत्सर्ग और अपवाद। गत कक्षा में एक ये लॉजिक है प्रत्याहार, इसके माध्यम से संक्षिप्तीकरण हुआ है। अब ये प्रत्याहार कैसे बनेंगे, किन किन वर्णों का ग्रहण यहां पर होगा, किस किस रूप में आप देख सकते हैं और आप स्वयं भी बना सकते हैं। देखो, प्रत्याहार के काम को बताने के लिए हमारे पास जो सूत्र आता है वो है
आदि रंत्येन सहेता। देखो ये क्या कहता है, कोई भी आदि वर्ण हो, कोई भी आदि, आदि का मतलब है प्रारंभिक वर्ण, आदि ही, और वो किसके साथ, अंत्येन, अंत में होने वाले के साथ, सह का मतलब क्या हुआ, साथ, और वो अंतिम भी कैसा है, इता, अंत्येन इता सह, अंतिम इत्संज्ञक के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाएगा। जैसे मान लो आदि का मतलब यहां पर केवल पहला पहला नहीं है, बल्कि ई भी आदि है, किसके लिए, ऊ के लिए, ऊ भी आदि है ण के लिए। लेकिन बताइए ण किसी के आदि में है क्या, आदि का मतलब हुआ पहले। अरे मान लो आपको पीछे से कहा जाए कि आप अपने अपने जो आगे वाला विद्यार्थी है उसके पीठ पे मुक्का मारिए, तो सब पीछे वाले तो सब मार देंगे, लेकिन जो लास्ट लास्ट का बच गया वो किसी के आदि में नहीं है, किसी के पहले नहीं है, वो बच गया स्वयं, और आगे वाला किसी को मार नहीं पाएगा क्योंकि वो सबसे स्टार्टिंग के अंदर है। मतलब ये हुआ आदि का मतलब है लास्ट को छोड़ करके सारे। ए आदि है ई के लिए, ई आदि है ऊ के लिए, ऊ आदि है ण के लिए। आप ऐसे समझो ये रोडवेज के सारे स्टेशन थे, ये जो संज्ञक है ना, ये सारे के सारे ऐसे स्टेशन हैं जहां पर की रोडवेज रुकने वाली है। स्टार्ट तो आप कहीं से कर लेंगे, लेकिन रोकेंगे कहां पर, जहां पर स्टेशन है परमानेंट। अब जैसे मान लो, आप एक उदाहरण रखता हूं मैं, सबसे पहले अक प्रत्याहार की चर्चा कर लेते हैं। अब अक का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसे लेकर के कै तक, लेकिन कै कैसा है, हलंत है, हलंत की क्या हो जाती है, इत्संज्ञा। तो अक का मतलब क्या हुआ, ऐसे लेकर के इत्संज्ञक कै तक, क्योंकि आप यदि केवल इतना कह दोगे ना ऐसे लेकर के कै तक, तो यहां तक आ जाएगा, लेकिन हमें कहां तक रखना है, इत्संज्ञक कै तक। देखो ऐसे लेकर के कहां तक, इत्संज्ञक कै मिल गया। अब देखो अक प्रत्याहार में कौन कौन आ जाएंगे, ए ई उ री री, बीच में आने वाले इत्संज्ञक वर्ण और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण का प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होगा। अब अक प्रत्याहार में केवल कितने हो गए, ए ई उ री री, 5 वर्ण हो गए। ऐसे ही मान लो आपको ए से लेकर के च तक, जैसे मान लो एच प्रत्याहार बनाना हो। अब एच का मतलब क्या हुआ, ए से लेकर के इत्संज्ञक च तक। देखो ए से स्टार्ट किया, इत्संज्ञक च तक हम चले, बताओ कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए ओ आई औ, आगे चारों वर्ण। इसी प्रकार से आपको सभी स्वरों का काउंट करना हो, स्वर कहां से स्टार्ट हुए, ऐसे स्टार्ट हुए, और ये सारे स्वर हैं कहां तक, औ तक हैं, और औ के बाद में स्टेशन क्या है, छ। तो ऐसे लेकर के आपको कौन सा प्रत्याहार बनाना होगा, छ। बताओ कौन सा प्रत्याहार बनेगा, अच। अच में कौन कौन से वर्ण आ गए, ए ई उ री री ए ओ आई औ, कुल मिलाकर के 9 वर्ण आ गए। अब ऐसे आप चाहे कितने ही प्रत्याहार बनाओ, लेकिन बनेंगे कहां तक, इत्संज्ञक वर्ण तक। तो मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो अक प्लस एच इज इक्वल टू अच, क्योंकि अक में कौन से वर्ण आ गए, ए ई उ। तो देखो सबसे पहले अक के अंदर हमारे जो 5 स्वर हैं जिनको हम कहते हैं मूल स्वर, जिनकी परिभाषा आगे आएगी, और दूसरा है एच। एच का मतलब हुआ संयुक्त स्वर, जिनके अंदर कोई स्वर जुड़े हुए होते हैं, वो कुल मिलाकर कितने, 4। तो कुल मिलाकर के सारे के सारे स्वर कितनी हो गए, स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 9। इसलिए जब कभी अब आप स्वर की बात आएगी व्याकरण की प्रक्रिया में, स्वर के बजाय हम क्या कह सकते हैं, अच कह देंगे। इसीलिए स्वर संधि को क्या कहा जाता है, अच संधि कहा जाता है। ऐसे प्रत्याहार को बनाने का काम किया जाता है। कोई भी प्रत्याहार बनाना हो, जैसे अक बनाया ना, तो ए का मतलब क्या हुआ, ऐसे लेकर के इत्संज्ञक कै तक, ए से लेकर के इत्संज्ञक च तक, और ऐसे लेकर के च तक, मतलब ये हुआ बीच में आने वाले इत्संज्ञक वर्ण और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण का प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होगा। अब चलो सभी स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार बना दिया आपने, अच बना दिया, चलो ठीक है।
अब अंतस्थ वर्णों के लिए आप स्वयं बनाओ। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? य व र ल। तो स्टार्ट तो कहीं से भी हो जाएगा, य व र ल, और ल के बाद में संज्ञा क्या? ण। तो बताइए क्या अंतस्थों के लिए यण प्रत्याहार बनाया जा सकता है? सही है क्या? अंतस्थ के लिए यण बन सकता है। यदि हम यण न बना करके यट बना देते, यट, तो यट में कौन कौन आ जाते? य व र, लेकिन ल नहीं आ पाता। हमें तो क्या चाहिए? य व र, ल भी चाहिए, और ल के बाद में स्टेशन कौन सा है? ण। तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? यण। मतलब अंतस्थों को हम क्या कहेंगे? यण। इसीलिए यण संधि का नाम यण संधि पड़ा है, क्योंकि यण संधि में काम कौन कौन से होते हैं? य व र ल, चार काम होते हैं ना। अब यदि आप नॉन संस्कृत या कोई हिंदी के अध्यापक से पूछें कि यण संधि का नाम यण क्यों पड़ा, तो वो नहीं बता पाएगा यदि उसको प्रत्याहार का ज्ञान नहीं हो। तो काम आप य व र ल कर रहे हैं, और यण लिखते समय ध्यान रखना यण हलंत होगा। यण संधि लिखते हैं ना तो ण हलंत लिखेंगे, क्योंकि यण में ण हलंत है। य से लेकर के ण तक के वर्णों का ग्रहण हुआ है, बीच में आने वाले ट और ण का ग्रहण यहां पर नहीं होगा, इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होगा। चलो बताओ पंचम वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार बना सकते हैं? पंचम वर्ण क्या है? य मैं ng न न मैं, ये ना। तो य से स्टार्ट करके मैं तक, बताइए क्या पंचम वर्ण के लिए यम प्रत्याहार बनाया जा सकता है? क्लियर है? पंचम वर्ण य से स्टार्ट हुआ, मैं तक, य मैं ng न न। ध्यान रखना यम के अंदर मैं हलंत है, तो य से लेकर के मैं तक नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं तक तो बन ही नहीं सकता। बनेगा कहां तक? इत्संज्ञक वर्ण तक। तो य मैं ng न न, पांचों आ गए। चलो इधर आ जाओ। चौथे वर्ण के लिए झ से स्टार्ट हुआ, झ भ घ ढ ध। तो चौथे वर्ण के लिए क्या बन जाएगा बताओ? झ से स्टार्ट हुआ और कहां तक? श, षटकोण वाला है ना, क्या प्रत्याहार बन गया? झस। चतुर्थ वर्ण के लिए क्या बन गया? झस। ठीक है, अब तीसरे के लिए आओ। जैसे स्टार्ट हुआ, जय ब ग ड द श। बताओ तीसरे वर्ण के लिए कौन सा बना? जस। इसीलिए तो ऐसी संधि जिसमें तीसरा वर्ण काम होता है, उस संधि का नाम हम क्या रखते हैं? जस्त्व, क्योंकि काम क्या हुआ? जस वर्ण काम हुआ, तीसरे वर्ण काम में हुए। ऐसे ही इधर देखो, दूसरे वर्ण के लिए ख से स्टार्ट करें, ख फ छ ठ थ। दूसरे वर्ण यहां तक है ना। अब बताओ दिक्कत हो गई, स्टेशन नहीं है रोडवेज को रुकने के लिए, इसलिए दूसरे वर्ण के लिए प्रत्याहार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहां पर रोकने के लिए इत्संज्ञक वर्ण नहीं है। आप ये कहो कि कोई बात नहीं, वैतक बना लो, खऊ बना लो। खऊ बनाएंगे तो 3 एक्स्ट्रा आ गए, पहले वाले आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे वर्ण के लिए कोई भी अलग से प्रत्याहार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दूसरे और पहले के लिए तो बनाया जा सकता है। ख प छ ठ थ, दूसरे च ट त क प। स्टेशन मिल गया। मतलब पहले और दूसरे के लिए एक अलग से प्रत्याहार बनाया जा सकता है, खय। सही है क्या? ख से स्टार्ट किया, दूसरे च ट त क प, पहले य तक बन गया खय। दूसरे के लिए कोई प्रत्याहार नहीं बनेगा, आपको पहले और दूसरे के लिए बनाना होगा। लेकिन क्या पहले के लिए कोई अलग से प्रत्याहार बन सकता है? पहले स्टार्ट तो आप कहीं से भी कर देंगे ना, च ट त क प, पहले के लिए अलग से बन सकता है। कौन सा बनेगा? चय। चय सही है क्या? च से स्टार्ट किया, च ट त क प, पहले वर्ण आ गए, और अंत में बच गया हमारे पास ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के लिए क्या आ जाएगा? स श स है, और ल तक होगा ना, तो ऊष्म के लिए कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? सल। इस प्रकार से आप सभी प्रकार के ग्रुपों के लिए प्रत्याहार बनाने का काम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको विस्तार दे रहा हूं। अभी तो मैंने ग्रुप वाइज कर लिया। मान लो आपके जो 25 वर्ण हैं, कैसे लेकर के मैं तक, जिसमें पांचवे, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले सारे काउंट हो गए, जिनको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं सामान्य भाषा में। बताओ उन सभी स्पर्श वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार बन सकता है? स्पर्श वर्ण कहां से स्टार्ट हुए? य से स्टार्ट हुए ना, तो य मैं गण न, जब घड़ ध, जब गड़ द, ख प छट थ, चट त क प, य तक है ना। इसका मतलब
क्या स्पर्श वर्णों के लिए यय प्रत्यार बनाया जा सकता है? यह समझ में आया सबको? यय यय कहां से स्टार्ट हुआ? य से। एक बार बोलिए सभी, य से। य मैं न न, पांचवा आ गया। जय ब घड़ ध चौथे, जय ब गड़ द तीसरे, ख प छ ठ थ दूसरे, च ट त क प पहले। क्या ये बात सही है? स्पर्शों के लिए यह प्रत्याहार बना सकते हैं। अब सुनो, अंतस्थ के लिए कौन सा बन गया था प्रत्याहार? बताओ, अंतस्थ के लिए कौन सा बना? य व र ल, यण प्रत्याहार बन गया था ना। अंतस्थ के लिए कौन सा बन गया? यण। और ऊष्मों के लिए कौन सा बन गया? बताओ, ऊष्मों के लिए स से स्टार्ट किया ना। स है को ऊष्म कहेंगे, अभी आगे परिभाषा आएगी। तो श से लेकर के ल तक कौन सा प्रत्याहार बन गया? शल। सल प्रत्याहार बन गया। व्यंजनों में ये तीन चीज तो शामिल है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। चलो, सभी व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार बनाया जा सकता है? बताइए। देखो, यहां से है से लेकर के इस लय तक यदि आपको प्रत्याहार बनाना हो तो प्रत्याहार क्या बन जाएगा? हल। तो हल को मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो क्या हो जाएगा? बताइए। यय प्लस यण प्लस सल इज इक्वल टू हल। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हल। ये व्यंजन के लिए हो गया ना, सारे के सारे व्यंजनों के लिए। और स्वर के लिए क्या बना था? अच। स्वर के लिए क्या बन गया था? अच। तो बताइए, सभी वर्णों के लिए, सभी वर्णों के लिए ऐसे लेकर के हल के लय तक, क्या सभी वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार बनाया जा सकता है? अल प्रत्याहार बनाया जा सकता है। स्वर 9 थे, व्यंजन 33, तो कुल मिलाकर के वर्ण कितने हो जाएंगे? 42। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 42 हो जाएगी। 9 स्वर होंगे, 33 व्यंजन होंगे। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। चलो मैं एक और आपको बताऊं, है यहां पर भी रखा गया और है यहां पर भी रखा गया। तो व्यंजन के लिए आपने कौन सा प्रत्याहार बनाया? हल प्रत्याहार बनाया। अब आपको शंका यह होती कि हल प्रत्याहार आपने इससे वहां तक क्यों बनाया? हम तो इससे बनाएंगे। इस है से लय तक भी प्रत्याहार बन सकता है। यदि इस है से लय तक प्रत्याहार बनाते तो कितने वर्ण आते? एक ही वर्ण आता। फिर तो फालतू का काम हो गया। प्रत्याहार तो शॉर्ट के लिए करते ना। अरे वो गाड़ी जयपुर की जयपुर में चल रही होती तो हम उसके ऊपर ये थोड़ी लिखते जयपुर से जयपुर, उसमें एक ही बार लिख देते जयपुर, तो उसका मतलब वो जयपुर जयपुर में चलने वाली है। तो यहां पर हल प्रत्याहार दूसरे वाले है से नहीं बनाएंगे, हमेशा पहले वाले है से ही आपको बनाना है। अब सुनो, क्या व्यंजन के लिए हल प्रत्याहार के अलावा और कोई प्रत्याहार बनाया जा सकता है क्या, जिसमें सारे के सारे 33 व्यंजन आ जाएं? है इधर भी है उधर भी है। एक बार काउंट कर लो कहीं पर भी। देखो, एक प्रत्याहार चेक करो, यल। क्या यल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाएंगे? आप ये कहो कि है छूट गया, ये से स्टार्ट किया, लेकिन है इधर आ गया ना। इसका मतलब यल प्रत्याहार के अंदर सारे के सारे व्यंजन आ सकते हैं। चलो एक प्रत्याहार और बना सकते हैं, बताओ। हर प्रत्याहार चेक करो। हर प्रत्याहार है से स्टार्ट हुआ, है से स्टार्ट होकर के सर के रह तक हुआ। अब आप कहो कि है छूट गया, है उधर आ गया। इसका मतलब हल कह दो, चाहे यल कह दो, चाहे हर कह दो, सारे के सारे व्यंजनों का ग्रहण इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि है इधर भी है उधर भी है, कहीं पर भी एक तरफ इसकी काउंटिंग कर लीजिएगा। इसमें आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बार बार इन प्रत्याहारों का प्रयोग हो सकता है। जैसे यण संधि की बात करें, यण संधि में बताया गया कि इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर यण होगा यदि आगे अच हो तो। अब इक का मतलब क्या है? ई से लेकर के कै तक कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई, उ, री, ली। और यण में कौन कौन से आए? य, व, र, ल। इस प्रकार से क्रमशः वर्णों के ग्रहण के लिए आपको प्रत्याहारों का ज्ञान आवश्यक है। चलो मैं आपको एक काम दे रहा हूं, यदि आप उसका प्रत्याहार बना देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको प्रत्याहार बनाना आ गया। मैं ऐसा प्रत्याहार बनाना चाहता हूं जिसके अंदर तीसरे, चौथे, पांचवे ये वर्ण शामिल हों और है, य, व, र, ल
ये वर्ण शामिल हों, इसके लिए प्रत्याहार बनाओ आप। सभी बनाइए, जिसमें तीसरे चौथे पांचवें उल्टा क्रम है। देखो सभी बनाइए। यस में तो नहीं आएगा, फिर है नहीं आया। झल में तो फिर कहां से आएगा, झल तो चौथे से स्टार्ट हुआ, फिर वो ऊपर है या वह तो ऊपर रह गए। क्रम ये नहीं देखना है, क्रम कोई सा भी, लेकिन वर्ण आ जाने चाहिए। और वर्ण देखो, है, य, व, र, ल, आगे पांचवे, चौथे, तीसरे, यहां तक है ना, तो है से लेकर के श तक, तो 3 4 5 हय वरय के लिए, हय वरय के लिए कौन सा प्रत्याहार बन गया, हस। हस में आगे सारे के सारे। चलो एक और बताइए, 1 2 स श स, इनके लिए 1 2 और स के लिए बनाओ सभी। देखो 1 2 ख दूसरे, चट त कप पहले, और स श र तक आ गया ना। तो बताइए क्या 1 2 स के लिए खर प्रत्याहार बनाया जा सकता है, बन सकता है। चलो ऐसा प्रत्याहार बनाओ जिसके अंदर ऊष्म वर्ण शामिल नहीं हो और बाकी सारे वर्ण शामिल हो। ऐसे स्टार्ट करेंगे और कहां तक आ गया, यह तक, क्या रूप बन गया, अय। लेकिन ऐसा कोई प्रत्याहार नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि बीच में क्या आ गया, है आ गया, है तो ऊष्म वर्ण है, नहीं बन सकता ना। ऐसा कोई प्रत्याहार बनाओ व्यंजन का जिसमें ऊष्म वर्ण नहीं हो। ऊष्म यर में तो स से आ गया, य से स्टार्ट करेंगे और कहां तक बन जाएगा, यह तक, यय। यय ऐसा प्रत्याहार हो गया जिसमें ऊष्म वर्ण नहीं होंगे। तो यह तो मैंने आपको अभ्यास के लिए बताया है। इतने ज्यादा आपको पारिभाषिक शब्दावली के लिए प्रत्याहारों का ज्ञान आवश्यक है। कैसे बनाया जाएगा, आपको कोई भी प्रत्याहार दिया जावे। चलो बताइए, झल। अब झल का मतलब क्या हुआ, जैसे लेकर इत्संज्ञक लय तक। बताओ कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प स श है। यहीं तक आएगा ना। इत्संज्ञक वर्णों को बोलना नहीं है। ऐसे ही मान लो आपको बोलना हो झस प्रत्याहार, झस। अब झस का मतलब क्या हुआ, जैसे लेकर के श तक कौन सा बन जाएगा, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द। झस में कौन कौन से वर्ण आ गए, तीसरे और चौथे। ठीक है, तो ये आगे जो भी संधि इत्यादि में काम आएंगे वहां के लिए आपको आवश्यक है। पारिभाषिक शब्दावली है, वर्णमाला के लिए सबसे बड़ा आदिम स्रोत है। इसके अलावा और कोई वर्ण नहीं होते। व्याकरण की प्रक्रिया में यहीं से पूरे के पूरे प्रसंग काम आएंगे। इसलिए आपको यहां पे प्रत्याहार बनाने की जो प्रक्रिया है उसको समझना चाहिए, और जैसे जैसे क्रमशः आप पढ़ेंगे आपको याद भी हो जाएगा। ये परिभाषा इसलिए बताई मैंने क्योंकि अब आगे चल करके जैसे यण आ गया, जस आ गया, तो आप उनसे डरे नहीं कि यण क्या है, जस क्या है। तो आप इसके आधार पर वो सारे के सारे प्रत्याहार बना सकते हैं। टॉपिक डाल लीजिएगा, प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार निर्माण। और यहां पर प्रत्याहार का जो सूत्र है वो याद लिख लीजिएगा, आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। टुकड़ा चाहो तो टुकड़ा भी लिख सकते हो नीचे। आदि ही अंतेन सह इता, आदि ही अंतेन सह इता। इसी के नीचे टुकड़ा लीजिएगा, ब्रैकेट बना लीजिएगा जैसे भी आप चाहो। आदि ही अंतेन सह इता, सह प्लस इता था लास्ट में, आप यहां लिख दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। आदि ही अंतेन सह इता। अब देखो
इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखो एक बात सुन लीजिएगा, बाद में लिखेंगे। प्रत्याहार बनाते समय किसी भी प्रारंभिक वर्ण से अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक वर्णों का ग्रहण होगा। बीच में आने वाले और अंतिम जो इत्संज्ञक वर्ण है उसका प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होगा। लिखो, प्रत्याहार बनाते समय किसी भी प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक वर्णों का ग्रहण होता है। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक वर्णों का ग्रहण होता है। बीच में आने वाले तथा अंतिम इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण प्रत्याहारों में नहीं होता। मतलब स्टार्ट किसी भी प्रारंभिक वर्ण से करेंगे और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक चलेंगे। बीच में कोई इत्संज्ञक वर्ण होगा तो उसका ग्रहण नहीं होगा और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण का भी ग्रहण नहीं होगा। और यहां पे प्रारंभिक वर्ण का मतलब क्या है? अंतिम वर्ण के अलावा कोई भी वर्ण। नेक्स्ट लाइन से, यहां प्रारंभिक वर्ण से तात्पर्य अंतिम वर्ण के अलावा सभी वर्णों से है। अंतिम वर्ण के अलावा सभी वर्णों से है। मतलब लास्ट वाला छोड़ दो। जैसे इसमें अयुण के अंदर ण है ना, ण के अलावा जिसको भी प्रारंभिक कहेंगे, ई को भी प्रारंभिक कहेंगे, उ को भी प्रारंभिक कहेंगे, बस ण प्रारंभिक नहीं है। प्रारंभिक का मतलब केवल पहला पहला मत ले लेना। प्रारंभिक का मतलब अंतिम के अलावा जो जितने भी बचे हुए हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक वर्ण कहेंगे। नेक्स्ट लाइन से, जैसे अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में बताओ किन किन का ग्रहण होगा? अच प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ का ग्रहण होगा। बीच में आने वाले ण, क, ङ और च का ग्रहण नहीं होगा। जैसे अच प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, इन 9 वर्णों का ही डैश लगा लीजिएगा, ओ के बाद में डैश लगा दो। इन 9 वर्णों का ही ग्रहण होगा। इन 9 वर्णों का ही ग्रहण होगा। बीच में आने वाले
बीच में आने वाले इत्संज्ञक वर्ण, बीच में आने वाले इत्संज्ञक वर्ण ण, ण, ण को हलंत करना, ण, क, ंग, क, ण, क, ंग, और तीन तो बीच वाले हैं ना, ण, क, ंग, और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण च, और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण, मतलब बीच में तो तीन आए थे ना, ण, क, ंग, और एक अंतिम इत्संज्ञक वर्ण च का ग्रहण, च हलंत करना इसको भी, च का ग्रहण अच प्रत्याहार में नहीं होगा, अच प्रत्याहार में नहीं होगा, अच प्रत्याहार में नहीं होगा, अच प्रत्याहार में नहीं होगा। मतलब यह हुआ बीच में आने वाले इत्संज्ञक वर्ण इत्यादि का ग्रहण यहां पर आपको नहीं करना है। ऐसे ही यण प्रत्याहार था ना, यण प्रत्याहार में य से लेकर के ण तक के वर्णों का ग्रहण होगा, लेकिन बीच में जो ट और ण आया इनका ग्रहण यहां पर नहीं होगा। तो कोई भी प्रत्याहार बनाना हो, प्रत्याहार के प्रसंग में आपको प्रारंभिक वर्ण से लेकर के इत्संज्ञक वर्ण तक के वर्णों का ग्रहण करना है। अब मैं इसको वापस एक बार हटा रहा हूं क्योंकि एक बार आप समझ चुके हैं। अब क्रमशः एक एक को यहां पर एक एक से संबंधित जो प्रत्याहार है उन प्रत्याहारों को हम लिखेंगे और उनकी प्रक्रिया को क्रमशः हम प्रारंभ करेंगे। देखो क्रमशः देख सकते हो आप। नंबर 1, सबसे पहले बताइए स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार आ गया? स्वर के लिए कौन सा आ गया? अच। कितने वर्ण आ गए? कौन कौन से? ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। हो गए 9। देखो सबसे पहले स्वर, स्वर, स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार आ गया? अच। अब बार बार जब भी कोई बात आएगी, जैसे संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अच का मतलब क्या हो गया? स्वर हो गया। सारे स्वर इसमें काउंट हो गए और स्वरों का क्रम भी यही रहेगा। चलो अब इसमें मैं डिवाइड कर लेता हूं थोड़ा सा। अभी आगे कल परिभाषा आएगी आगामी कक्षा के अंदर, जिसमें मूल स्वर किसको कहते हैं, संयुक्त स्वर किसको कहते हैं, आपको सामान्य ज्ञान होगा। स्टार्टिंग के 5 स्वरों को क्या कहा जाता है? मूल स्वर, क्योंकि इसमें और कोई स्वर शामिल नहीं है। जबकि ए, ओ, आई, औ में जैसे ए के अंदर ए और ई मिला हुआ है, ओ के अंदर ए और उ मिला हुआ है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। तो देखो मूल स्वर, बताइए मूल स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार बनेगा? ए, ई, उ, री, ली। ए, ई, उ, री, ली। बताओ क्या मूल स्वर के लिए अक प्रत्याहार सही है क्या? अक आ गया समझ में? अब इसके ब्रैकेट में लिखो कौन कौन आएंगे? ए, ई, उ, री, ली। सही है? चलो मूल स्वर के लिए हो गया। अब ऐसे ही बताओ संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार बनेगा? संयुक्त स्वर कहां से स्टार्ट है? ए से। तो ए, ओ, आई, औ। बताओ कौन सा बनेगा? एच। एच का मतलब क्या हुआ? ए से लेकर इत्संज्ञक च तक है। कौन कौन से आ गए? ए, ओ, आई, औ। स्वर के लिए अच प्रत्याहार, मूल स्वर के लिए अक प्रत्याहार और संयुक्त स्वर के लिए एच प्रत्याहार। क्लियर? अब वो मैथमेटिक्स का जो मैंने ट्रिक बताया था वो जोड़ लीजिएगा नीचे अलग से। क्या बन जाएगा? अक प्लस एच इज इक्वल टू अच। क्या बन जाएगा? अक प्लस एच बराबर अच। आ गया समझ में? अक और एच को जोड़ देंगे तो क्या बन गया? अच प्रत्याहार बन गया। अच में सारे स्वर आ गए। तो आप ये भी कर सकते हैं, अक में कितने थे? 5, एच में कितने थे? 4, बराबर स्वर कितने हो गए? 9। 5 + 4 बराबर, तो ये तो स्वरों से संबंधित प्रत्याहार हो गए। अच्छा, ऐसा प्रत्याहार बनाओ
जिसमें मैं ए को शामिल नहीं करना चाहता, ए को शामिल नहीं करना चाहता मैं। देखो ए को शामिल नहीं करना चाहता, कहां से स्टार्ट करेंगे? ई से लेकर के च तक कौन सा प्रत्यार बन जाएगा? इच। इच प्रत्यार का मतलब क्या हो गया? ए के अलावा सारे के सारे स्वर। और यदि आपको ऐसा प्रत्यार बनाना हो जिसमें आई और औ शामिल नहीं हो, बाकी स्वर हो, तो बताइए ऐसे लेकर के ग तक कौन सा बन जाएगा? अंग। बना सकते हैं? चलो ठीक है, ये स्वरों से संबंधित प्रत्याहार जो आपके काम आ सकते हैं उनको सबसे पहले रखा। अब आते हैं व्यंजनों से संबंधित प्रत्याहारों की ओर। सबसे पहला प्रत्याहार बनता है अंतस्थ के लिए। बताओ अंतस्थ के लिए कौन सा प्रत्याहार बनेगा? य व र ल, चार है ना, तो बताओ कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? यण। कौन कौन से वर्ण आ गए? य व र ल। सही है क्या? देखो मैंने, आपने नोट किया, हलंत लिखे ना सारे के सारे। यण में य व र ल सारे हलंत ही आएंगे, क्योंकि ए तो आता ही नहीं है अंतस्थ में। अंतस्थ में तो केवल य व र ल, ये आधे नहीं है, हैं पूरे ही ये। इनकी काउंटिंग एक होगी, यह भी एक, वह भी एक, र भी एक। व्यंजन ओरिजिनली हलंती होते हैं। वो जो ए लगा करके आप बोलते हो ना, वो तो केवल उच्चारण के लिए है। यदि आपको, अब आगे से क्लियर ध्यान रखना, यदि व्याकरण में पूछा जाए बताइए राम में कितने वर्ण हैं, तो रे आ मैं ए कुल कितने वर्ण हो गए? चार। राम के अंदर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? चार। तो राम के अंदर यदि आप चार मान रहे हो तो इसका मतलब हलंत रे एक है ना, मैं भी एक अलग से है, इसका मतलब ये ओरिजिनली हलंत ही होते हैं। चलो अंतस का हो गया। अंतस के बाद में आ जाइए स्पर्श वर्ण। स्पर्श के लिए कहां से स्टार्ट हुआ था? 25 वर्णों को कहा जाता है कैसे लेकर के मैं तक, तो यमगणनम के य से स्टार्ट होकर के कपय के य तक। तो स्पर्श वर्णों में य वर्ण आ जाएंगे क्या? सही है क्या? चेक करो एक बार। यमगणनम का यह है पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, यहां तक य। कौन कौन से आ गए? य, मैं इत्यादि करके पूरे 25 वर्ण। सीधा से डैश डैश लिख दीजिएगा तो आप समझ जाएंगे सारे के सारे य से लेकर के कपय के य से पहले तक, पै तक। लास्ट में क और पै भी लिख लो ताकि क्लियर रहे, बीच वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, इस पर से आ गए। अब बच गए कौन से? ऊष्म। बताइए ऊष्म वर्ण कौन कौन से? स है, तो बताओ कौन सा प्रत्याहार बनेगा? शल। कौन से वर्ण आ जाएंगे? श, स है। हो गया क्लियर? तो अब ये पारिभाषिक शब्दावली, कई लोग इनसे डर रहे थे कि ये पता नहीं क्या होते हैं प्रत्याहार, तो आपको एक बार बनाना आ जाना चाहिए। ऐसे हम सैकड़ों बना सकते हैं, कोई से भी कहीं से बनाओ। ठीक है, चलो अब बताओ सभी व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार बनेगा? सभी व्यंजन के लिए वैसे बन तो दो तीन सकते थे, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है? हल। हल, सभी व्यंजनों के लिए हल। तो वही मैथमेटिक्स तरह यहां पर भी ट्रिक बना लो आप। क्या बन जाएगा? हल, या पहले इसको जोड़ लीजिएगा, यण प्लस यय प्लस शल इज इक्वल टू हल। 4 प्लस 25 प्लस 4, तो व्यंजन कुल कितने हो गए? 33। देखो अंतस्थ का यण आ गया, स्पर्श का यय आ गया, ऊष्म का सल आ गया, तो मिलाकर के क्या बन गया? हल। तो 4 प्लस 25 प्लस 4 कुल मिला के कितने हो गए? 33। क्लियर? ये तो इस प्रकार से अभी इनकी जो गणनात्मक पूरी परिभाषाएं, स्पर्श किसको कहते हैं, ऊष्म किसको कहते हैं, अंतस्थ किसको कहते हैं, ये जो आगामी कक्षा वर्णमाला की कक्षा है उसके अंदर सारे के सारे टर्म आएंगे। ये इनकी परिभाषाएं भी देंगे, क्या नामकरण इनका ऐसा क्यों रखा गया, अंतस्थ का मतलब क्या होता है, ऊष्म का मतलब क्या होता है, इन सब की चर्चा होगी। ठीक है, अब यद्यपि सारे व्यंजन आ गए,
लेकिन अलग अलग पार्ट में भी बना सकते हो आप। चलो, सभी वर्गों का पंचम वर्ण, वर्ग 5 है ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जो 5 पंक्तियां हैं उनको वर्ग कहा जाता है। सभी वर्गों का पंचम वर्ण, बताओ कौन सा बनेगा? य से स्टार्ट होगा और मैं तक, सभी को सक्रियता दिखानी है, बोलना भी है। यम, क्या रूप बन जाएगा? यम। य मैं ng न न, पांचों आ गए ना। आप ब्रैकेट में य मैं ng न न इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब आप बनाओ सभी वर्गों का चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ का मतलब चौथा, बताओ कौन सा बनेगा? आपके सामने प्रत्याहार पूरे मायसूत्र हैं। झ से स्टार्ट हुआ, झ भ घ ढ ध श तक है ना, तो कौन सा बनेगा बताओ चतुर्थ वर्ण के लिए? झस। कौन कौन से आ गए? झ भ घ ढ ध। ठीक है, अब आ जाओ सभी वर्गों का तृतीय वर्ण बनाओ। आप स्वयं बनाइए। तृतीय वर्ण के लिए क्या बन जाएगा? जब गणदस के जैसे स्टार्ट होगा और यहां तक शतक बनेगा ना, तो कौन सा बन जाएगा बताइए? जस। कौन कौन से वर्ण आ गए? ज ब ग ड द। पूरी की पूरी व्याकरण में ये परिभाषाएं काम आएंगी, इसलिए इसको आपको विस्तार से मैं देख रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर के आपको दिक्कत नहीं हो, इस वजह से पहले ही मैं क्लियर रख लूं। ऐसे ही बताइए, क्या सभी वर्गों के दूसरे के लिए बन सकता है? क्या नहीं बनेगा ना? क्यों नहीं बनेगा? ख फ छ ठ थ, इसके बाद में स्टेशन नहीं था रुकने के लिए, मतलब संज्ञक वर्ण नहीं है, इसलिए दूसरे के लिए नहीं, कोई नहीं बनेगा। लेकिन सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय बन सकता है। क्या प्रथम द्वितीय वर्ण बन सकता है? ख से स्टार्ट होकर के कपय के य तक कौन सा बन जाएगा? खय। कौन सा प्रत्याहार बन गया? खय। पहले और दूसरे एक साथ, प्रथम और द्वितीय, खय। और ब्रैकेट में क्या लिखना है समझ गए आप? लिख लीजिएगा ख फ छ ठ थ, दूसरे च ट त क प। खय में कौन कौन आ गए? ख फ छ ठ थ और च ट त क प। अच्छा, सभी वर्ग का प्रथम बन सकता है? क्या बन सकता है? प्रथम वर्ण के लिए क्या बनेगा? स्टार्ट तो कहीं से भी हो जाएगा ना, च से लेकर के य तक कौन सा प्रत्यय बनेगा? चय। कौन सा प्रत्यय बनेगा? चय। च से लेकर के य तक चय। कौन कौन से वर्ण आ गए? च ट त क प। और ऊष्मों का तो हम देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से आप अनेक प्रत्याहार बना सकते हैं, सैकड़ों प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। जिस प्रकार के प्रत्याहार की हमें आवश्यकता होगी, उसके अंदर कौन कौन से वर्ण काउंट होंगे, उन वर्णों की काउंटिंग को भी हम इन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से देख सकते हैं। एक मौलिक आवश्यकता है। यदि माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान नहीं हो तो ठीक आपकी उसी प्रकार से स्थिति हो जाएगी जो उस कंडक्टर की हुई जिसके पास किराए की लिस्ट नहीं थी और पहली बार वो उस रूट के ऊपर गया हो, तो उसको कभी कम किराया कभी ज्यादा किराया दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसका सामान्य ज्ञान ये धीरे धीरे आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपको प्रत्याहार बनाने का जो तरीका है वो तरीका आ जाना चाहिए। हर जगह प्रत्याहार आप कैसे बना सकते हैं, किस रूप में बना सकते हैं। चलो, ये
एक एक वर्ण के माध्यम से एक एक प्रकार के तरीके को लेकर के हमने वर्णों से प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को रखा है। अब प्रत्याहार बना तो हम सैकड़ों सकते थे, लेकिन देखो आपको रोडवेज के उदाहरण से ही समझो। आप प्रत्याहार बनाते समय, या देखो रोडवेज के अंदर मान लो वो जो जयपुर से दिल्ली वाली गाड़ी थी, जयपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी, मान लो उसकी गाड़ी बीच में केवल एक स्टेशन बहरोड रुकती हो और कहीं नहीं रुकती हो, तो यहां इस रोडवेज के कंडक्टर को कितने प्रकार के टिकटों की आवश्यकता पड़ेगी? तीन हो गए ना, जयपुर से बहरोड, या फिर जयपुर से दिल्ली, या फिर बहरोड से दिल्ली। तीन ही प्रकार के टिकट की आवश्यकता है। उसके बीच में चाहे वो कितनी भी जगह रुके, लेकिन स्टेशन तो कौन सा है? बहरोड। यदि मान लो यहां पर बीच में कोई सवारी उतारनी हो तो टिकट कहां का काटेगा? बहरोड का। और यदि इसके आगे भी कोई बैठा तो बहरोड से दिल्ली का। मतलब उसको केवल तीन प्रकार के टिकट रखने हैं, चाहे बीच में चाहे हजार गांव आए, सबके तो टिकट नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी रुकने वाली बीच में केवल एक जगह है, तो वो वहीं के टिकट रखेगा, बाकी टिकट उसको रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्याहार तो हम सैकड़ों बना सकते थे। कैसे? ऐसे भी हम 14 प्रत्याहार बना सकते हैं। कैसे? अण, अक, अंग, अच, अट, अण, अम, अय, अश, अश, अव, अय, अर, अल। 14 बना सकते हैं। ई से भी 14 है, ऊ से भी 14 है, लेकिन री से 13 है। क्यों? एक नया पीछे रह गया ना। अब इससे 13 कैसे बोल सकते हो आप? रिक, रिंग, रिच, प्रत्येक की संख्या के साथ। और री से भी 13 है, और इससे 12 है। एंग, एच इत्यादि। ओ से भी 12 है, आई से 11 है, औ से 11 है, और इससे है या वह से 10-10, लै से 9, यमंगण से। ऐसे आप प्रत्याहार बना तो सैकड़ों सकते थे, लेकिन व्याकरण में कुल मिलाकर के 44 प्रत्याहार आपके काम आते हैं। व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? 44। इसको लेकर के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। आपसे बना तो हम सैकड़ों सकते थे, वो टिकट बीच में हजार गांव थे, हजार तरह के टिकट रखने पड़ते उसको अलग अलग प्रकार के, लेकिन उसने केवल 3 ही प्रकार के टिकट रखे, क्योंकि काम उसके केवल कितने आते हैं? 3 काम आते हैं। तो यहां पे कहा गया प्रत्याहारों की कुल संख्या व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से कुल मिलाकर के कितने? 44। सीधे तौर पर फैक्चुअल रूप में आपको याद रखना होगा, प्रत्याहार कुल मिलाकर के कितने? 44। लिखो नेक्स्ट लाइन से। व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से, व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से प्रत्याहारों की कुल संख्या, प्रत्याहारों की कुल संख्या 44 है, 44। मतलब व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से प्रत्याहार आपको कितने बताने? 44। बन तो आप सैकड़ों सकते थे, आप जोड़ लो सबको, 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 13 13 प्लस 12 12 इत्यादि, ये सबको जोड़ के चलेंगे तो सैकड़ों से कहीं ऊपर हो जाएंगे। बना तो आप हजारों सकते थे, लेकिन काम केवल कितने आएंगे? 44। इन 44 प्रत्याहारों को आप अभ्यास के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और इनमें कौन कौन से वर्णों की काउंटिंग होगी उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन 44 प्रत्याहारों में से सबसे ज्यादा 6 प्रत्याहार ऐसे हैं जिनके अंत में या तो ये स है या फिर ल है। मतलब ये हुआ 44 के अंदर सबसे ज्यादा 6 प्रत्याहार। जैसे एक हुआ अस, एक हुआ हस, एक हुआ झस, एक हुआ जस, ऐसे एक हुआ भस, ऐसे एक और कोई। मतलब कुल मिलाकर के 6 प्रत्याहार ऐसे हैं जिसके अंत में क्या आया? श। और 6 प्रत्याहार ऐसे हैं जिसके अंत में ल आया हो, जैसे अल, हल, झल, वल, रल इत्यादि। एक और कोई है। तो 6 प्रत्याहार ऐसे हैं जिसके अंत में, जैसे अभी आपने बताया शल,
6 प्रत्याहार ऐसे हो गए जिसके अंत में क्या है, लय। 44 प्रत्याहारों में सबसे ज्यादा 6 प्रत्याहार या तो जबरदस्त के सै से बने हैं या हल के लय से बने हैं। बाकी से या तो 5 बने हों, 4 बने हों, 3 बने हों, 2 बने हों इत्यादि, वो अलग अलग प्रत्याहार बने हैं। देखो नेक्स्ट लाइन से, इन 44 प्रत्याहारों में, इन 44 प्रत्याहारों में सर्वाधिक इन 44 प्रत्याहारों में सर्वाधिक 6 प्रत्याहार, सर्वाधिक 6 प्रत्याहार, 6 प्रत्याहार इत्संज्ञक क्षय, तालव्य क्षय, इत्संज्ञक क्षय लिख करके ब्रैकेट में ये सूत्र लिख लो। कौन सा क्षय, जबरदस्त वाला क्षय, जबरदस्त। इत्संज्ञक क्षय कौन से वाला क्षय, जबरदस्त वाला। इत्संज्ञक क्षय तथा इत्संज्ञक लय, इत्संज्ञक लय, इत्संज्ञक लय, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, हल, ब्रैकेट में सूत्र लिख लेंगे हल तक बने हैं, हल तक बने हैं, तक बने हैं। मतलब सबसे ज्यादा 6 प्रत्याहार इनसे बने हैं। ये क्लियर हो गया सबको। जैसे अस, हस, झस, जस इत्यादि एक दो और हैं, ऐसे अल, हल, झल, वल, बाकी से किसी से 5 बने हैं, किसी से 4 बने हैं, किसी से 3 बने हैं। तो बस सबसे ज्यादा 6 प्रत्याहार किससे बने हैं, क्षय और लय से। चाहो तो आप लिख लीजिएगा अस, कोमा, हस, झस, जस, डैश डैश, और दूसरी लाइन में लिख लो अल, हल, झल, वल, रल, शल, एक एक लाइन में लिख लो दोनों को। मतलब 6 तो बने हैं, सै से 2 और हैं, और 6 ही बने हैं लय तक, मतलब जिनके बाद में क्षय या लय है। मतलब ये ऐसी सवारी है, 6 सबसे ज्यादा सै पर उतर रही हैं और लय के ऊपर भी 6 उतर रही हैं। जो रोडवेज बस रुक रही है वहां उसके अकॉर्डिंग। तो आज की कक्षा के माध्यम से हमें जो प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया है, प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को समझना होगा। प्रक्रिया समझ जाइए, मैथमेटिक्स से पूरी की पूरी, इसमें कोई अलग से कोई रटने की बात नहीं है। केवल सूत्रों को आप देखते रहेंगे तो सूत्रों के क्रम से कैसे कैसे कौन से प्रत्याहार में किन किन वर्णों का ग्रहण होगा, उसकी काउंटिंग को हम माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से देख सकते हैं, उनकी चर्चा कर सकते हैं। यदि इन 44 के 44 प्रत्याहारों को आपको अभ्यास करना हो तो अपनी पुस्तक के अंदर सभी के सभी 44 प्रत्याहार दिए हुए हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ण आ सकते हैं उनको आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि कोई वर्ण कौन किससे, जहां से, कहां से, किस रूप में आए हैं, वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर ये सामान्य प्रक्रिया आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन 2 शंकात्मक पहलू हैं। यद्यपि वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है कि नहीं पूछे, लेकिन मन में शंका हो सकती है, इसलिए मैं उसको क्लियर कर देता हूं। क्योंकि माहेश्वर सूत्र का यदि विषय पढ़ रहे हैं तो उनकी भी चर्चा हमें हाथों हाथ कर लेनी चाहिए। देखो, मैंने आपको यह बताया कि इन सभी माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा हुई। अब शंका यह हुई, ऋणय यहां पर भी है और ऋणय यहां पर भी है, 2 जगह ऋणय आ गया। अब शंका यह हुई, जब आप अण प्रत्याहार बनाओ, इण प्रत्याहार बनाओ और उण प्रत्याहार बनाओ, तब जाकर के शंका हो गई कि इस स्टेशन तक रखें या इस स्टेशन तक रखें। दिक्कत हो गई ना। कैसे? ऐसे ही समझो, राजस्थान का ही उदाहरण देता हूं मैं। भीलवाड़ा से कोई रोडवेज थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था भीलवाड़ा शाहपुरा। एक तो था भीलवाड़ा वाला शाहपुरा, और एक शाहपुरा है जयपुर से दिल्ली रोड पर चलेंगे तो शाहपुरा, यह रूट है। ठीक है, अब उस बस के ऊपर लिखा हुआ था भीलवाड़ा शाहपुरा।
तो एक जयपुर की सवारी जो भीलवाड़ा में खड़ी हुई थी वो कंफ्यूज हो गई कि मैं इस बस में बैठूं कि नहीं बैठूं। कंफ्यूजन क्लियर आपको? कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि उसको यह पता लगा कि यदि ये शाहपुरा कौन से तक जा रही है, यदि ये भीलवाड़ा वाले शाहपुरा तक जा रही है तो जयपुर नहीं जाएगी, और यदि ये जयपुर वाले शाहपुरा तक जा रही है तो जयपुर होते हुए जाएगी। तो यदि वो क्लियर हो जाता तो जब तो वो यदि इस पे जा रही है जब तो वो बैठ जाएगा, और इस पे जा रही है तो वो नहीं बैठेगा। क्लियर हुआ कुछ? क्योंकि शाहपुरा नाम के 2 स्टेशन हो गए, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो बैठ नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी निर्णय है और यहां पर भी निर्णय है, तो इन 3 में शंका हुई। लेकिन मान लो वो जयपुर की सवारी भीलवाड़ा वाले शाहपुरा से आगे खड़ी होती और उसके ऊपर लिखा हुआ भीलवाड़ा शाहपुरा ही है, तो फिर वो बिना कंफ्यूजन के बैठ जाता, क्योंकि उसको क्लियर हो जाता कि यदि ये गाड़ी भीलवाड़ा वाले शाहपुरा ही रुकनी होती तो रुक जाती। अब इससे आगे आ गई, इसका मतलब ये कौन से शाहपुरा जाएगी? जयपुर वाले शाहपुरा जाएगी, तो मैं इसमें बैठ सकता हूं, क्योंकि अब इसके आगे एक ही शाहपुरा नाम का स्टेशन है। इसी प्रकार से ये शंका केवल यहीं तक रहती है। इसके बाद में मान लो आपको कोई प्रत्यार बनाने के लिए कहे ऋण प्रत्यार बनाओ, तो शंका ही नहीं होगी, क्योंकि री के बाद में तो निर्णय एक ही है, वो तो पीछे रह गया। मतलब स्टार्टिंग के जो 3 प्रत्याहार हैं, 3 प्रत्याहारों में यह शंका होती है कि हम कौन से ऋणैतक वर्णों का ग्रहण करें। शंका समझ में आ गई? मतलब यह हुआ अण में यहां तक बनाऊं कि यहां तक बनाऊं, क्योंकि दोनों में अलग अलग वर्ण बन रहे। ऐसे इन में भी यहां से यहां तक बनाऊं या यहां तक बनाऊं, ऐसे उण के अंदर भी यहां तक बनाऊं या यहां तक बनाऊं। बाकी आगे तो यण में तो शंका नहीं हुई। बताओ यण में शंका क्यों नहीं हुई? क्योंकि यण के उल्टे तो चलेंगे नहीं, य के आगे ऋण तो एक ही था, तो यहां तो यण में य व र ल बना दिया आपने। स्टार्टिंग के 3 में शंका होती है। शंका समझ में आ गई हो? अब मैं इसका समाधान कर रहा हूं। जितने भी प्रत्याहार मैंने बताए, ये 44 प्रत्याहार, ये 44 प्रत्याहार सूत्रों में प्रयोग में लाए जाएंगे। जैसे मान लो यण संधि का एक सूत्र है, कौन सा है? इको यणैचि, तो इसमें 3 प्रत्याहार आ गए, इक भी आ गया, यण भी आ गया और अच भी आ गया। इन प्रत्याहारों का प्रयोग आपको कहां पर करना है? सूत्रों में करना है। अब सुनो, यहां पर 44 प्रत्याहारों को यदि आप चेक करें तो वहां पर उण नाम का कोई भी प्रत्याहार है ही नहीं, तो उण की तो शंका कैंसिल, क्योंकि उण तो कभी दुनिया में आएगा ही नहीं। तो छोड़ो, ये एक शंका तो ये क्लियर हो गई। इण प्रत्याहार के विषय में कहा गया कि इण प्रत्याहार हमेशा बाद वाले का मतलब क्या हुआ? जो लण सूत्र है ना, लण सूत्र के ऋणैतक बनेगा। मतलब इण प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाएंगे बताओ? ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। 8 तो स्वर हो गए क्योंकि ए को छोड़ दिया, और है, य, व, र, ल। कितने हो गए? 8 और 5 13 है, कुल मिलाकर के 13 वर्ण आ जाएंगे। इण प्रत्याहार पहले से कभी भी नहीं बनेगा। इण प्रत्याहार यदि किसी सूत्र में आ गया तो बाद वाले तक बनाना है। नंबर 1। अण प्रत्याहार ये दोनों प्रकार से बनेगा। अण प्रत्याहार पहले वाले से भी बनेगा और बाद वाले से भी बनेगा। यदि बाद वाले से बने तो बताओ कुल कितने वर्ण हो गए? 9 तो स्वर और 5 ये, कुल मिलाकर कितने हो गए? 14। और पहले वाले से बने तो कितने हो गए? ए, ई, उ, केवल 3। लेकिन कैसे पता लगेगा कि पहले वाला बनाना कि बाद वाला? देखो, यहां पर इन प्रत्याहारों का प्रयोग सूत्रों में किया गया है। केवल एक सूत्र है, वो सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है। यह सूत्र है। इस सूत्र में जो अण कहा, अणु के अंदर अण है, अण प्लस उदित ऐसा लिखा हुआ था। ये जो अण कहा इसमें तो बाद वाले से बनाएंगे, मतलब एक सूत्र में बस केवल, और बाकी सभी जगह जब भी कोई काम आएगा अण प्रत्याहार पहले वाले से ही बनेगा, बाद वाले से नहीं बनेगा। ये समझने की बात है। वैसे कोई प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछने योग्य नहीं है, लेकिन आपके मन में घर जाने के बाद शंका हो सकती थी कि अण प्रत्याहार में यहां तक क्यों बनाऊं? यहां तक बना सकते थे, या इण प्रत्याहार यहां तक नहीं बना करके यहां तक बनाए कि यहां तक बनाए? तो उसको पहले क्लियर रख लीजिएगा। अण की संज्ञा 2 बार हुई है, इसलिए यह शंका उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। देखो, 2 बात, एक तो ये लिखवा रहा हूं, माहेश्वर सूत्रों में है का 2 बार पाठ किया गया है, और इत्संज्ञक वर्ण ण का भी 2 बार पाठ किया गया है।
ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन से, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक, इत संज्ञक, माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक, जिसकी इत संज्ञा हुई है जो चिन्ह के रूप में है, इत संज्ञक णय, ये णय, इत संज्ञक णय का 2 बार पाठ हुआ है, 2 बार पाठ हुआ है, सही है क्या? 2 बार पाठ हुआ है, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा कौन कौन सी जगह, एक तो अयुण के अंदर और दूसरा कहां पर हुआ, लण सूत्र में, एक तो अयुण और एक दूसरा कोमा डाल के लिख लीजिएगा लण, 2 जगह णय की संज्ञा हुई है ना। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक णय का 2 बार पाठ हुआ है, एक बार तो अण में हुआ है और एक बार तो अयुण में हुआ है और एक बार लण में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से, अब देखो उनके बारे में तो सोचना ही नहीं है क्योंकि उन काम ही नहीं आता, हमें शंका किसमें हुई, अण और इण। नेक्स्ट लाइन से, अतः अण और इण प्रत्याहार बनाते समय, अतः अण और इण, केवल 2, अण और इण प्रत्याहार बनाते समय यह शंका होती है, यह शंका होती है कि, यह शंका होती है कि कौन से इत्संज्ञक, कौन से इत्संज्ञक णय, कौन से इत्संज्ञक णय, ये णय लिखना है टवर्ग वाला, कौन से इत्संज्ञक णय तक, कौन से इत्संज्ञक णय तक वर्णों का ग्रहण होगा, कौन से इत्संज्ञक णय तक वर्णों का ग्रहण होगा। पढ़ो एक बार दोबारा से इसको, शंका समझ में आई क्या? हमारे पास 2 इत्संज्ञक णय आ गए तो हमें 2 प्रत्यारों में अण और इण में शंका क्या हुई कि कौन से णय तक के वर्णों का ग्रहण होगा। क्लियर, शंका क्लियर है, शंका समझ में आ गई पहले, क्योंकि कोई भी जब तक समस्या समझ में नहीं आएगी तब उसका समाधान भी तभी हो पाएगा जब तक कि समस्या को समझने के बाद ही शंका समाधान होगा। तो शंका यह हुई कि अण और इण में कहां तक के णय का ग्रहण करें। नेक्स्ट लाइन से, यहां स्पष्ट किया गया है कि, यहां स्पष्ट किया गया है कि, यहां स्पष्ट किया गया है कि इण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार हमेशा, हमेशा बाद वाले, हमेशा बाद वाले, और ब्रैकेट में डाल लीजिएगा लण, बाद वाले, ब्रैकेट में कर लो लण, ब्रैकेट बंद, बाद वाले इत्संज्ञक णय, बाद वाले इत्संज्ञक णय, इत्संज्ञक णय तक बनेगा, बाद वाले इत्संज्ञक णय तक बनेगा। मतलब इन प्रत्याहार तो हमेशा कहां तक बनाना है, बाद वाले णय तक बनाना होगा। अब नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कौन कौन से वर्ण आ गए इन प्रत्याहार के अंदर। इन प्रत्याहार स्टार्ट कहां से करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे ना, तो कौन आ गए, लिखो ई, उ, री, री, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आई, औ, है, य, व, र और ल, है व र ल, कितने हो गए बताओ, कुल 13 वर्ण हो गए ना, बराबर 13 वर्ण। मतलब कोई से भी सूत्र में इन आए, इन में तो आपको क्या करना है, 13 वर्णों की काउंटिंग करनी होगी, पहले वाले ण से कभी भी नहीं बनेगा। क्लियर, इन प्रत्याहार में कुल मिलाकर के कितने वर्ण आ गए, 13 है, स्वर कितने बच गए, 8 ही बच गए, क्योंकि ए नहीं आया, ई से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 5 है, व, र, ल, 5 ही आ गए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार केवल एक सूत्र,
केवल एक सूत्र ब्रैकेट में डाल लीजिएगा। कौन सा सूत्र? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। मैं यहां पर भी लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, यह एक सूत्र है जिसमें अण का प्रयोग किया गया ना। अण प्रत्याहार केवल एक सूत्र, और ब्रैकेट में आपने सूत्र डाल लिया, केवल एक सूत्र के प्रसंग में, ब्रैकेट में सूत्र डालिए आपने, और उसके बाद लिखेंगे के प्रसंग में बाद वाले ब्रैकेट में डाल लीजिएगा लण, बाद वाले मतलब कौन सा है? लण सूत्र वाला है। बाद वाले इत्संज्ञक णैतक बनेगा, इत्संज्ञक णैतक बनेगा, णैतक बनेगा, इत्संज्ञक णैतक बनेगा। ब्रैकेट में वही वर्ण काउंट कर लीजिएगा, कौन कौन से आ जाएंगे बताओ? 9 तो स्वर आ जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि अण की बात कर रहे हैं। तो ए ई उ रील री ए ओ आई औ, लिख लो 9 के 9। ए ई उ रील री ए ओ आई औ। और है यह व र ल। अब संस्कृत में क्रम ध्यान रखना, ए ओ आई औ और यह व र ल, इस तरह के क्रम होंगे। अयुण री ए ओ अयौ है य व र ल, कुल कितने वर्ण हो गए बताइए? 14 वर्ण। मतलब केवल इस सूत्र के प्रसंग में तो आपको 14 वर्ण लेने हैं। यहां पे अण आएगा ना, पारिभाषिक शब्द, इस अण का मतलब तो 14 वर्ण है, बाद वाले से बनाएंगे। और बाकी किसी सूत्र में यदि अण आ जाए तो पहले वाले नैतक बनेगा। देखो, अन्य सभी सूत्रों के प्रसंग में, कंटिन्यू करेंगे, अन्य सभी सूत्रों के प्रसंग में, अन्य सभी सूत्रों के प्रसंग में, अन्य सभी सूत्रों के प्रसंग में पहले वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए ई उण, जो पहले वाला है ना, ब्रैकेट में कर लो आई उण, ब्रैकेट बंद। पहले वाले इत्संज्ञक ण तक वर्णों का ग्रहण होगा, तक ही वर्णों का ग्रहण होगा, तक ही वर्णों का ग्रहण होगा। इसको आप इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये अण प्रत्याहार 2 प्रकार का हो गया। हमारे जो 44 प्रत्याहार है ना, 44 प्रत्याहारों की यदि आप एक एक की लिस्टिंग देखें तो उसमें अण 2 बार आएगा, बाकी सब एक एक बार आएंगे। तो अण प्रत्याहार एक बार में तो 14 वर्ण आएंगे और एक बार में 3 वर्ण आएंगे। नीचे ब्रैकेट में कर लीजिएगा ए ई उ, ए ई उ, इसमें 3 ही वर्ण आए केवल। मतलब इस सूत्र में तो अण में आपको 14 वर्ण काउंट करने होंगे, और बाकी किसी सूत्र में अण आ जाए तो वहां पे आपको केवल 3 वर्णों को काउंटिंग करनी होगी। ये इसलिए बताना पड़ा कि निर्णय 2 बार से है, इस रीजन से। नेक्स्ट लाइन से, इस तरह स्पष्ट है कि, इस तरह स्पष्ट है कि, इस तरह स्पष्ट है कि 44 प्रत्याहारों में, इस तरह स्पष्ट है कि 44 प्रत्याहारों में, 44 प्रत्याहारों में अण प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है। अण 2 बार आ गया, अण प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है। ठीक है, 44 को यदि आप चेक करेंगे तो उसमें अण 2 बार आएगा और बाकी सभी प्रत्याहार एक एक बार ही वहां पर प्रयुक्त होंगे। ठीक है, तो ये आपके जो एक शंका थी उसका निराकरण हमने यहां पर किया है। चलो, एक अंतिम ये चीज भी आप समझ सकते हैं विशेष तौर पर, यहां पर प्रत्याहार बनाते समय आपको हमने ये बताया, देखो इधर
ये लण सूत्र में लय में ए की संज्ञा हुई ना, इसका क्या फायदा है? देखो, आपको हमने ये बताया जितने भी व्यंजन है य व र, वो सारे में जो ए था वो केवल उच्चारण के लिए था, लेकिन लय में ए की संज्ञा की, उसका उद्देश्य था रै से लेकर के ए तक, रै प्लस ए, और प्रत्यार बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? रै। रै प्रत्यार बनाना था। अब बताओ रै में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? एक तो रै खुद आ जाएगा, और एक ट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ट तो क्या है? इत्संज्ञक है। और ल आएगा क्या? ल भी आ जाएगा। और ए आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ए तो क्या है? इत्संज्ञक है। लण सूत्र में जो लय में ए की संज्ञा हुई है, उसका उद्देश्य रै प्रत्यार बनाना है, इस रै से लेकर के ए तक। तो कुल कितने वर्ण आ गए? 2 वर्ण आ गए। वैसे आपके काम नहीं आएगा, लेकिन इसको भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको यह शंका नहीं रहे कि ए की संज्ञा क्यों की गई है। नेक्स्ट लाइन से, लण सूत्र में ए को अनुनासिक कर लीजिएगा, ए चंद्रबिंदी लगा लीजिएगा। ए की इत संज्ञा करने का उद्देश्य रै प्लस ए बराबर रै, ऐसा लिखो, सेम एज इट इज, रै प्लस ए बराबर रै, रै प्लस ए बराबर रै, रै पूरा, आगे वाला रै पूरा। रै प्रत्याहार बनाना है, रै प्रत्याहार बनाना है, रै प्रत्याहार बनाना है। इस तरह स्पष्ट है कि रै प्रत्याहार में रै और लय केवल 2 वर्ण, रै प्रत्याहार में इस तरह स्पष्ट है कि रै प्रत्याहार में रै और लय इन 2 वर्णों का ग्रहण होगा, रै और लय इन 2 वर्णों का ग्रहण होगा, रै और लय डैश लगा करके इन 2 वर्णों का ग्रहण होगा। यह आपको सामान्य शंका के रूप में याद रखना था। देखो, इत्संज्ञक निर्णय 2 बार आ गया तो अण में शंका हुई, अण प्रत्यार 2 प्रकार से बन गया। ए की संज्ञा उद्देश्य रै प्रत्यार बनाता, रै आपके काम तो नहीं आएगा, लेकिन 44 में आपको एक ऐसा दिखा हुआ मिले तो आपको यह शंका होगी ये कैसे बनेगा अकेले से अकेला। तो ये रै कहने का मतलब रै से लेकर के ए, इसमें 2 चीज मिली हुई है, रै से लेकर के इत्संज्ञक ए, और वो इत्संज्ञक ए कौन सा है? लण सूत्र के लय के अंदर ए, बाकी और कहीं पर नहीं है। तो आगे चल करके जब गुण संधि की बात आएगी ना, तो नियम तो पाणिनि का ये था कि री के प्रसंग में रै हो जाए, लेकिन आप री के प्रसंग में भी लय कर सको, इसलिए यहां पर 2 का ग्रहण किया गया। आप गुण करते हो ना, तो री के ए और री के स्थान पे क्या करते हो? अर करते हो, और ए और री के स्थान पे अल करते हो, वहां पर रै और लय दोनों आ सकें, इस वजह से यह रै प्रत्याहार बनाया गया है। ऐसे कोई विशेष इसका उद्देश्य नहीं था। आपको यहां पर जो प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया है वो समझ में आ जानी चाहिए। लास्ट में जो बातें हमने बताई ये सैद्धांतिक बातें हैं, इसलिए हमने चर्चा की कि घर जाने के बाद आपके मन में ऐसी कोई शंका नहीं रहे कि कौन सा प्रत्याहार कहां से बनाना है। आपको प्रत्याहार बनाना आ जाना चाहिए कि कैसे कैसे कौन से प्रसंग में कौन सा प्रत्याहार बन सकता है। अब एक लास्ट में एक बिंदु और बच गया मेरे पास, है वर्ण यहां पर भी है और है वर्ण यहां पर भी है। मौलिक वर्णों में है का 2 बार पाठ किया गया। यह क्यों किया गया? सुनो, हमें 2 प्रत्याहार हैं, एक तो अट प्रत्याहार और एक झल प्रत्याहार। कल्पना करो हमें पहले वाला है नहीं बोलना, तो बताओ अट में है आ पाता क्या? क्योंकि अट तो कहां से बनता? ऐसे लेकर के ट तक। यदि पहले वाला नहीं बोलते तो अट में है नहीं आता। और
यदि दूसरे वाला नहीं बोलते तो झ से स्टार्ट होकर के झ से ल तक जो प्रत्याहार बना जिसमें है आ गया। हमें अट में भी है चाहिए था, हमें झल में भी है चाहिए था, दोनों के अंदर है चाहिए था। इस वजह से है को इधर भी रखा, अट वाले एरिया में भी रखा और झल वाले एरिया में भी रखा, मतलब दोनों जगह हमें है चाहिए। इस वजह से है का 2 बार पाठ किया। तो 2 बार की स्थिति कौन कौन सी आ गई बताओ? एक तो इत्संज्ञक वर्ण आ गया। इत्संज्ञक वर्ण तो कौन सा आया 2 बार? ण आ गया। प्रत्याहार कौन सा आया 2 बार जो उसका पाठ किया आपने? अण प्रत्याहार आया। और ओरिजिनल वर्ण कौन सा आया? है आया। मतलब 2 बार की बात इन 3 जगह आ गई। इत्संज्ञक वर्ण ण 2 बार आया, प्रत्याहार में अण 2 बार आया और वर्णों में है 2 बार आया। नेक्स्ट लाइन से लास्ट में लिख लीजिएगा। अट और झल प्रत्याहारों में, अट और झल प्रत्याहारों में, अट और झल प्रत्याहारों में, प्रत्याहारों में है वर्ण का, है वर्ण का ग्रहण करने के लिए, है वर्ण का ग्रहण करने के लिए माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में है का 2 बार पाठ किया गया है का 2 बार पाठ किया गया है का 2 बार पाठ किया गया है। कौन कौन सी जगह? ब्रैकेट में डाल लीजिएगा सूत्रों का नाम। हयवरट और हल 2 जगह है आया ना। कौन कौन से? 5वें नंबर का हयवरट और 14वें नंबर का हल, 2 जगह है आया। अब सुनो, ये चीज समझ में आई क्या आपको? यदि मान लो पहले वाला नहीं होता तो अट में है आ पाता क्या? नहीं आता। और दूसरे वाला नहीं होता तो झल में नहीं आता। लेकिन पाणिनि को दोनों जगह चाहिए था, इस वजह से है को दोनों जगह उन्होंने रखा है। तो ये व्याकरण की परिभाषाओं को देने वाला, व्याकरण के लिए मूलभूत जो माहेश्वर सूत्रों की कक्षा थी, प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया की कक्षा थी, उसको आज की कक्षा में हमने रखा है। जो जिन्होंने संस्कृत विषय से थोड़ी दूरी होगी उनको पहली बार कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये जो प्रत्याहार बनाने की प्रोसेसिंग है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है, प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं और प्रत्याहार किस किस रूप में काम आ सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को आप देखें, क्योंकि अब आगे जहां जहां पर भी कोई प्रक्रिया आएगी, कभी मैं यण का नाम लूंगा, कभी मैं अण का नाम लूंगा, तो वो यण क्या है, अण क्या है, उसको समझने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। 5-7 दिन यदि लगातार आप पढ़ेंगे तो ये सूत्र याद भी हो जाएंगे, अन्यथा क्रम तो आपको याद है ही। सबसे पहले स्वर, अंतस्थ, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और अंत में कौन से वर्ण आ गए? ऊष्म वर्ण। ये मौलिक रूप में आवश्यकता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्रत्याहारों की प्रक्रिया है और आगे चल करके जो वर्णमाला की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से इन्हीं के ऊपर निर्भर होगी। धन्यवाद।